हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि सिविक्स से रिलेटेड है और ये वीडियो है टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आइए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके हर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो हमारा संविधान है उसका जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है संविधान के, और यह अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। तो आइए आज हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के में किस भाग में किया गया है। संविधान यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 से 51। तो इस फोर्थ वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसका जो आंसर है, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, तो ये तो नहीं हो सकते। दूसरा क्या है, वाद योग्य नहीं है, तो ये है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मौलिक नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसे अगर उसका हनन हो या लागू ना किया जाए तो हम न्यायालय में इसके खिलाफ जो है कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बोल नहीं सकते कि ये हनन हो रहा है, लागू नहीं किया गया। लेकिन अभी यही मौलिक अधिकार का हो तो उसका अगर हनन हो तो उसको वो वाद योग्य है, उसके हनन पे हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इसके हनन पे हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो उसका क्या यहाँ पे वही मतलब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें देखिए वे परस्पर विरोधी हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो विरोधी तो नहीं हो सकते। और ये तीसरा ऑप्शन देखिए, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बहुत सारे हैं, वे एक दूसरे से पूरक हैं। ये करेक्ट आंसर है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, ये स्वतः लागू होते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये सरकार की राज्य की इच्छा के अनुसार लागू होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक। तो ये किस में सुनिश्चित किया गया है, समान काम के लिए समान वेतन। तो ये मौलिक अधिकार में नहीं, आर्थिक अधिकार में नहीं, मौलिक कर्तव्य में नहीं। तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो भारत के नागरिकों को जो है इसमें मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहा गया है कि ऐसी किसी भी अनुच्छेद में मतलब कहा गया है कि लोगों को ऐसी मजदूरी दो जो उसके निर्वाह के लिए अच्छी हो, उसको इतनी न्यूनतम मजदूरी दे दो कि वो उससे अपना निर्वाह कर सके। तो ये किस में कहा गया है, संविधान के कौन से अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देते हैं। तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो गोवा में लागू है। अभी ये पूरे देश में नहीं लागू है, गोवा में लागू है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो यह हमें फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था, उसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में भी ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, वो भी निःशुल्क। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान, मतलब मूल अधिकारों से अच्छा बताया गया है? तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, यानी कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में भाग 4 क में जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता का जो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पे 49 का क होगा। ठीक है, 49 के क में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 के क में समान मतलब सबको निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो है गठन का निर्देश दिया गया था। इस राज्य ग्राम पंचायत के गठन में हेतु एक कदम उठाया गया था। इस अनुच्छेद के तहत ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेंगे जो उसे मतलब स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो किस में पाया जाता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसका जो आंसर है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ए और सी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद, बौद्धिकतावादी। तो इसका जो आंसर है ये तीनों, यानी कि जो चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें उपयुक्त सभी, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सभी चीज़ों में विभाजित है। समाजवाद, गांधीवाद, उपयुक्त, बौद्धिकतावाद, ये तीनों है। इसका आंसर लास्ट वाला सही होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मतलब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको शामिल करने के लिए जो है तीसरा जो ऑप्शन सही है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये ना ही कोठारी समिति, नहीं स्वर्ण सिंह समिति, नहीं अशोक मेहता समिति, नहीं स्वर्ण सिंह समिति है, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में मतलब सम्मिलित करने के विचार दिए थे स्वर्ण सिंह समिति ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में जोड़ा गया। जब 42वां संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति ने बस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन हमारी संसद ने 10 फंडामेंटल यानी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। लेकिन फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो अभी मैंने पीछे बताया 1976 ईस्वी में इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी?
तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान के भाग 4 क के रूप में जोड़ी गई थी और यह अनुच्छेद 51 क के रूप में है। ठीक है, हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।